अब नेक्स्ट टॉपिक है एब्डोमिनल पेन। इसमें सबसे पहले अक्यूट एब्डोमेन के बारे में बताया गया है कि अक्यूट एब्डोमेन टर्म हम यूज़ करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ एब्डोमिनल कंडीशंस के लिए जिसमें अर्ली सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने कंसीडर करना होता है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं अक्यूट एब्डोमेन। ठीक है, सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ मेडिकल कंडीशन सर्जिकल कंडीशन को मिमिक कर सकती हैं और कभी कभार उनमें अननेसेसरी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। जैसे कुछ पेशेंट जिनको MI होता है वो भी एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले एपिगैस्ट्रिक पेन और वॉमिटिंग के साथ आएंगे। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट पोलीयूरिया के साथ और या फिर एब्डोमिनल पेन के साथ आ सकते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या पोरफायरिया वाला पेशेंट जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड पोरफायरिया वाला एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा। तो इसीलिए जो प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है MCQs के लिए और वाइवा के लिए। एब्डोमिनल पेन, ठीक है, इसकी ग्रिप आपने अच्छी करनी है। अब सबसे पहले इसने सर्जिकल कॉजेज़ ऑफ अक्यूट एब्डोमेन एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, सर्जिकल कॉजेज़ क्या है अक्यूट एब्डोमेन के? या तो कोई इन्फ्लामेशन होगी, परफोरेशन या रप्चर, वास्कुलर इस्कीमिया या ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इनमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो इन्फ्लामेशन में जब पेशेंट आया है अक्यूट एब्डोमेन के साथ, इन्फ्लामेटरी कॉज में अपेंडिसाइटिस हो सकती है जिसके लिए हम सर्जरी करेंगे, कोलेसिस्टाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, सेल्पिंजाइटिस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ठीक है, PID, परफोरेशन या रप्चर में जब पेप्टिक अल्सर रप्चर हुआ हो, ओवेरियन सिस्ट रप्चर हुई हो या डायवर्टिकुलर डिजीज़, वास्कुलर और इस्कीमिया में एओर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर हो गया है या मिजेंट्रिक इन्फेक्शन हुई है। ऑब्स्ट्रक्शन में आता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बिलियरी कॉलिक या इवन यूरेटेरिक कॉलिक में भी अक्यूट एब्डोमेन होता है। ठीक है, अब आती है मेडिकल कंडीशन जो कि अक्यूट एब्डोमेन को मिमिक करती है लेकिन वो होता नहीं है अक्यूट एब्डोमेन, फिर गलती से सर्जन्स जो हैं उसमें सर्जरी कर देते हैं। तो वो कौन सी मेडिकल कंडीशन है? तो एक्चुअली कुछ कंडीशन है रेफर्ड पेन वाली, MI का पेन, नमूनिया का पेन एब्डोमेन की तरफ रेफ़र होता है, लगता है कि ऐसा अक्यूट एब्डोमेन है, होता है MI है या नमूनिया होता है। मेटाबॉलिक कॉजेज़ में DK, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया और लेड पॉइजनिंग। ठीक है, इसमें एब्डोमिनल पेन होगा। फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। रीनल कॉजेज़ जो एब्डोमिनल पेन करवाएं, अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड पेल्वी यूरेट्रिक कोलिक। हेमाटोलॉजिकल कॉजेज़ में सिकल सेल क्राइसिस, पोलीसाइथीमिया वेरा, हीमोफीलिया, हिनोच-शॉनलेन परप्यूरा। और वास्कुलाइटिक कॉज में आता है इम्बोलाए। ठीक है, तो ये सारी मेडिकल कंडीशंस बिल्कुल मिमिक करेंगी अक्यूट एब्डोमेन को। अब मैकेनिज़्म बताया गया है एब्डोमिनल पेन का कि एब्डोमिनल पेन या तो 4 तरह का होता है, या तो विज़रल पेन होगा, पेराइटल पेन, रेफर्ड पेन या साइकोजेनिक। ठीक है, विज़रल पेन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इंटरनल गट के ऑर्गन्स हैं ना अंदर, उनमें से विज़रल पेन ओरिजिनेट करता है, यानी विज़रा से आता है। तो हमारे ये ऑर्गन वैसे सेंसिटिव नहीं होते टू स्टिमुलाई, जैसे बर्निंग या कटिंग जब हम इनकी करेंगे तो उनमें पेन नहीं होता, लेकिन ये डिस्टेंशन के लिए सेंसिटिव हैं। डिस्टेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ट्विस्टिंग या अगर स्ट्रेचिंग हो, बर्निंग या कटिंग के लिए नहीं है। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा कि जो अनपेयर्ड हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, एक ही होती हैं, पेयर नहीं होती। तो वैसे दो नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन इन अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स का पेन मिड लाइन ऑफ द बॉडी में महसूस होता है विज़रल का। ठीक हो गया, तो विज़रल पेन में इसने कुछ वजूहात लिखी हैं, या तो इन्फ्लामेशन या इरिटेशन होगी पेरिटोनियम की, उसमें विज़रल पेन होता है, पेरिटोनाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस। वास्कुलर इंसफिशिएंसी में अगर बॉवल की स्ट्रेंगुलेशन हो या हर्निया, इन द हर्निया या वल्वुलस, अक्यूट मेजेंट्रिक वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। स्पाज़म ऑफ द होलो विस्कस, जैसे इंटेस्टाइनल कोलिक, बिलियरी कोलिक, यूरेट्रिक कोलिक, इनमें विज़रल पेन होगा। कैप्सूल जो है सॉलिड ऑर्गन्स का स्ट्रेच हो, जैसे लिवर का, स्प्लीन, किडनी, जब वो इनलार्ज हो जाएं तो विज़रल पेन होगा। पेप्टिक अल्सर, अल्सरेशन हो टिश्यू की, तो उसमें पेप्टिक अल्सर एग्जाम्पल है। दूसरा होता है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन क्या होता है? ऐसा पेन जो कि महसूस हो एक बॉडी के हिस्से में
अदर देन द एक्चुअल सोर्स, जहाँ एक्चुअल वजह है पेन की वहाँ पेन नहीं हो रहा, बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में हो रहा है, तो उसको रेफर्ड पेन कहेंगे। जैसे गाल ब्लेडर का पेन हमें टिप ऑफ द शोल्डर पे या बैक पर महसूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखें, फ्रॉम चेस्ट यानी MI है एब्डोमिनल पेन। अब एब्डोमिनल पेन जो है कहाँ से रेफ़र होके आ रहा है, चेस्ट से। अगर MI हुआ होगा या प्लूरिसी हुई होगी तो वो पेन एब्डोमेन में जो है रेफ़र होगा। इसी तरह अगर वर्टिब्रल कॉलम में नर्व रूट कंप्रेस हो रहे हैं या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है तो वो भी एब्डोमिनल पेन करवाएगा। फ्रॉम गोनेड्स टोर्जन ऑफ द टेस्टिस में भी एब्डोमिनल पेन रेफ़र होता है। देन आता है यहाँ पर तो इसने मिस्केलेनियस लिखा है, एक और होता है पेराइटल पेन। पेराइटल याद रखिए, हमारी पेराइटल पेरिटोनियम से आएगा, जो हमारी एब्डोमिनल केविटी की लाइनिंग है। अब इस लाइनिंग को हमारी सोमेटिक नर्व्स इनर्वेट करती हैं, तो जब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या नियोप्लेजिया होगा तो उसमें शार्प, वेल लोकलाइज्ड, लेटरलाइज्ड पेन होगा, यानी ये एक साइड पर महसूस होता है पेराइटल पेन, ठीक है। एक और होता है साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक जो है पेन कल्चरल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से होता है, तो उसमें किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई हमें ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिलता। डिप्रेशन हो सकता है साथ में पेशेंट को, या सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर। यहाँ पर मिस्केलेनियस ने लिखा है साइकोजेनिक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एग्जाम्पल है, उसमें भी तो एब्डोमिनल पेन हो रहा था। मेटाबॉलिक में यूरीमिया, डायबिटीज़, पोरफायरिया, हाइपरकैल्सीमिया, एडिसन डिजीज़, ठीक है। अब आता है आप किस तरह से लोकलाइज करोगे एब्डोमिनल पेन को बेस्ड ऑन द ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑर्गन है, फिर उसकी एक्सटर्नल लोकलाइजेशन है एब्डोमिनल वाल की। तो अगर स्टमक और डुओडेनम में पेन आ रहा है, उसका कोई मसला है, तो वो एपिगेस्ट्रम में पेन होगा, मिड लाइन में या थोड़ा सा राइट की तरफ। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई मसला है, याद रखिएगा, तो वो पेन पेरी अम्बिलाइकली या फिर राइट इलियक फोसा, ठीक है, राइट इलियक फोसा में हो रहा है या अम्बिलाइकस के अराउंड, तो इंटेस्टाइन की पैथोलॉजी है कोई। पेशेंट कह रहा है कि उसको हाइपोगेस्ट्रिम, नीचे मिड लाइन में हाइपोगेस्ट्रिम में पेन है, तो वो ट्रांसवर्स कॉलन या सिग्मोइड कॉलन का इशू होगा। इसी तरह राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन बोल रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसका मतलब है राइट कॉलन का मसला है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट बोल रहा है, लेफ्ट कॉलन का इशू होगा। रेक्टोसिग्मोइड का जो पेन होगा वो सुप्राप्यूबिकली होगा, ठीक है। इसी तरह ब्लेडर का जो भी पेन होगा, ब्लेडर में कोई इशू है पैथोलॉजी, तो वो भी सुप्राप्यूबिक होगा। रेक्टम का याद रखिए, रेक्टम लोअर बैक और मिड लाइन पेन करवाएगा, लेकिन गाल ब्लेडर हमें पता है मिड एपिगेस्ट्रिक, राइट अपर क्वाड्रेंट पे भी रेडिएट करेगा, और राइट स्केपुलर एरिया पर भी गाल ब्लेडर का पेन रेडिएट करेगा, होगा मिड एपिगेस्ट्रिक, राइट अपर क्वाड्रेंट एंड राइट स्केपुला। कॉमन बाइल डक्ट में मिड एपिगेस्ट्रिक, शोल्डर की तरफ या रेट्रो एक्सटर्नली टू द नेक, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट की पैथोलॉजी। पैनक्रियास का पेन कहाँ होगा, होगा मिड एपिगेस्ट्रिक, लेकिन थोड़ा सा लेटरली जाएगा बैक की तरफ, अगर पोस्टीरियर पेरिटोनियम इन्वॉल्व हुई तो थोड़ा लेटरली बैक की तरफ भी जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हो गए लोकलाइजेशन ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हम कैसे करेंगे। अब बताएं कि आप किस तरह से डायग्नोज करोगे एक्यूट एब्डोमेन को। मेक योर अप्रोच इन केस ऑफ एक्यूट एब्डोमेन एज फॉलोइंग। सबसे पहले हिस्ट्री आपने ली, पेन में आपने क्या पूछना है, ऑनसेट सडन था, सडन पेन हुआ एब्डोमेन में, तो कोई परफोरेटेड हो सकता है डोर्नल अल्सर, और एक्यूट इंटेस्टाइनल इस्कीमिया भी हो सकती है। लेकिन कह रहा है कि ग्रेजुअल है, तो अपेंडिसाइटिस हो सकती है, उसमें ग्रेजुअली होता है। नेचर पूछी, कॉलिक की किस्म का है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, बिलियरी कोलिक, रीनल कोलिक। लेकिन वो कह रहा है कंटिन्यूस पेन रह रहा है, तो वो पेरिटोनाइटिस हो सकती है, ठीक है। अदर फीचर्स भी पूछेंगे, कहाँ है, रेडिएट कहाँ कर रहा है, एग्रावेट किससे हो रहा है, रिलीव किससे हो रहा है, ठीक है। तो ये पेन के आपने हिस्ट्री में पहले क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा, पेन के अलावा आपने वॉमिटिंग के भी सवालात करने हैं। तो वॉमिटिंग से रिलेटेड आपने पूछना है कि आपको पेन के साथ, कोई एब्डोमिनल पेन के साथ वॉमिटिंग तो नहीं है, परसिस्टेंट, अगर परसिस्टेंट वॉमिटिंग रह रही है तो अपर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वजह हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप आओगे एग्जामिनेशन पे। तो एग्जामिनेशन पे आपने एक तो पेरिटोनाइटिस की साइंस ढूंढनी है कि टेंडरनेस तो नहीं है, रीबाउंड टेंडरनेस, गार्डिंग, लोकलाइज या जनरलाइज गार्डिंग तो नहीं है। फिर आपने ऑब्स्ट्रक्शंस के साइंस को भी रूल आउट करना है।
जैसे डिस्टेंशन तो नहीं हुई एब्डोमेन की गैस की वजह से, गट के साउंड ज़्यादा तो नहीं हो गए बोरबोरगाइमी, गट साउंड एब्सेंट तो नहीं है, अगर एब्सेंट है तो वो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। इसी तरह फिर आपने पेल्विक और रेक्टल एग्जामिनेशन भी साथ करनी है। पेल्विक एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं एक्यूट एब्डोमेन में? जैसे रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है तो गायनी डिसऑर्डर्स के लिए हम करते हैं। दूसरा रेक्टल एग्जामिनेशन लोकलाइज टेंडरनेस को रूल आउट करेंगे। बाकी ऑब्जर्वेशन में आपने पेशेंट की ज़बान देखनी होती है, अगर फर्ड है, मोस्ट एक्यूट एब्डोमिनल डिजीज़ में फर्ड टंग होगी, फरिंग ऑफ टंग, ठीक है। टेम्परेचर, अगर बुखार है उसको तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती है, एक्यूट एब्डोमेन की वजह इन्फ्लामेटरी हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी भी हमने बहुत सी पढ़ी थी ना, एपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, पीआईडी, सैल्पिंजाइटिस, एब्सेस, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो टेम्परेचर, उसमें बुखार होगा। थिंक ऑफ द अदर कंडीशन, यानी कीटोएसिडोसिस भी आप रख सकते हो डिफरेंशियल में, डायबिटिक मेलाइटिस, नमूनिया, क्योंकि उसमें भी एब्डोमेन की तरफ रेफर्ड पेन होता है। एमआई भी रख सकते हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो अब आपने इन्वेस्टिगेशन जो करवानी है उसमें ब्लड काउंट आपने करवाया, WBC तो बढ़े हुए हैं, कौन सी कंडीशन में? इन्फ्लामेटरी में बढ़े हुए होंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आपने करवाए, एक्यूट एब्डोमेन में आपने सीरम अमाइलेज भी करवाना है। अगर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होगी तो अमाइलेज 5 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, अगर इससे कम है लेवल तो किसी भी एक्यूट एब्डोमेन में हो सकता है एंड शुड नॉट बी कंसीडर डायग्नोस्टिक ऑफ पेनक्रेटाइटिस, ठीक है। 5 गुना ज़्यादा से अगर थोड़ा कम है तो कोई और वजह हो सकती है। यूरिन एनालिसिस क्यों करवाएंगे? DKA के लिए, ग्लूकोज और कीटोन्स। WBC करवाएंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और पोरफायरिन्स के लिए, पोरफायरिया को डिटेक्ट करने के लिए। एब्डोमिनल एक्सरे इरेक्ट और सुपाइन पोजीशन में करते हैं ताकि गैस अंडर द डायफ्राम देखें, अगर गट परफोरेटेड होगी तो गैस होगी अंडर डायफ्राम। डायलेटेड लूप ऑफ बाउल या फ्लूइड लेवल हमें मिलता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, लूप ऑफ बाउल डायलेट हुआ होगा या फ्लूइड लेवल नज़र आएगा। अल्ट्रासाउंड किसी एब्सेस को रूल आउट करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये सारे हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं एक्यूट एब्डोमेन में। अब ये लास्ट टेबल है एब्डोमिनल डिस्टेंशन का। 6F आपने याद रखने एब्डोमिनल डिस्टेंशन के। फैट, फ्लैटस की वजह से यानी गैस की वजह से एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, और असाइटीज़ यानी फ्लूइड अगर होगा, F से फ्लूइड, F से फीटस, प्रेगनेंसी में भी डिस्टेंडेड होता है, F से फुल ब्लेडर, एंड नंबर 6 फीसेस, ठीक हो गया। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन क्या होता है? पेशेंट जिनको क्रोनिक पेन होता है, जो यानी कांस्टेंट रह रहा है, नियरली ऑलवेज प्रेजेंट है, तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं अंडरलाइंग डायग्नोसिस के, लेकिन कुछ में माइनॉरिटी में हमें कोई वजह नहीं भी मिलती थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बावजूद, तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शनल कॉज हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आता है सेंट्रली मेडिएटेड एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है? सीवियर किस्म का कांस्टेंट और फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन रहता है जो किसी गट फंक्शन से रेयरली रिलेटेड होगा। ये एक्चुअली एबनॉर्मल सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसिंग की वजह से होता है ऑफ द नॉर्मल विजुअल एफरेंट सेंसरी इनपुट। साइकोसोशल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट में हमें पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप इफेक्टिव होना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ड्रग लाइक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देंगे ताकि पेन मिनिमाइज़ किया जा सके, पेन इम्पैक्ट ऑन द सोशल, पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ। इसी तरह है नारकोटिक बाउल सिंड्रोम। अब नारकोटिक बाउल सिंड्रोम में भी कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन रहता है, जिसमें ओपियोइड की यूज़ ज़्यादा करने से या कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ओपियोइड से रिलेटेड हो सकता है। ओपियोइड इंड्यूस्ड हाइपरएल्जेसिया भी इसकी वजह हो सकती है, यानी सेंसिटिविटी पेन की ज़्यादा हो गई है इसलिए। तो पेशेंट को जब जो है